हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रतिलोम फलन। जैसा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रतिलोम अवयव का। प्रतिलोम अवयव में क्या है कि यदि कोई फलन है समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव बी से है, तो आप क्या लिखते हैं, f ऑफ a बराबर b। मतलब फलन f क्या कर रहा है, a का संबंध b से बना रहा है। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन से देखा जाए, विपरीत दिशा से, तो हम बोलते हैं f इनवर्स b टू a। अब अगर मैं बात करूं इस f इनवर्स b बराबर a, यहां पर अगर इस f इनवर्स पर बात की जाए तो ये f इनवर्स एक फलन होगा। कब? इसके लिए बहुत जरूरी बातें सुनना। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि समुच्चय ए के दो भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय ए के एक ही अवयव के साथ में संबंध हो सकता है। ऐसा फलन में होता है। फलन में अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए इसमें अवयव है a1, इसमें है a2 और रिलेशन बन गया इनका b1 के साथ में, तो आपने ऐसा लिखा था f इनवर्स b1 बराबर, दो रिजल्ट लिखे थे a1 और a2। ये प्रतिलोम अवयव तक तो ठीक है बात, लेकिन f इनवर्स को अगर मैं फलन कहता हूं तो ऐसा कब कहूंगा, जब इस साइड के अवयव का इधर अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में केवल एक ही संबंध मिले। और ऐसा कब मिलेगा, जब ये ऐसे दो अवयवों का एक के साथ में संबंध नहीं होगा। और ऐसा होने के लिए मतलब ये वाली लाइन नहीं है मान लो, और ऐसा है तो ये फलन एकेकी है। मतलब f इनवर्स जिसको आप प्रतिलोम फलन कहेंगे, इसके लिए सबसे पहली शर्त हो गई कि f एकेकी होना चाहिए। अगर f फलन एकेकी नहीं होगा तो f के अंतर्गत दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध एक ही अवयव से हो जाएगा। लेकिन जब आप विपरीत दिशा से बात करेंगे f इनवर्स की, तब उस अवयव के अब की बार इनपुट ये b रहता है, यहां b1 इनपुट है और दो आउटपुट मिल गए, ये फलन में नहीं होना चाहिए। तो f इनवर्स का फलन होने के लिए f का एकेकी होना जरूरी है। नंबर 2, यदि आप ये कल देखा था अपन ने कि इस समुच्चय में कोई अवयव ऐसा भी हो जाए, जैसे मान लो b2 अवयव ऐसा है जिसका इधर कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जब बात करेंगे अपन f इनवर्स के फलन होने की, तब आप क्या देखेंगे, f इनवर्स जब फलन बनेगा तो b उसका प्रांत हो जाएगा। भाई उल्टा हो जाएगा कि फलन का प्रांत a है तो और सह प्रांत b है, तो f इनवर्स का प्रांत हो जाएगा b और f इनवर्स का सह प्रांत हो जाएगा a। मतलब उल्टा देख रहे हैं अपन। इस समुच्चय में अगर कोई अवयव ऐसा रह जाए जिसका इधर कोई भी संबंध नहीं हो, तो क्या आप f इनवर्स को फलन कहेंगे, प्रांत में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। और ऐसा होने के लिए जरूरी है कि इधर एक भी अवयव ऐसा नहीं हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, यानी ये सभी अवयव काम में आने चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब f आच्छादक फलन होगा। ये बहुत काम की चीज है। f इनवर्स के फलन होने के लिए f का एकेकी आच्छादक होना आवश्यक है। अगर f एकेकी आच्छादक नहीं है तो f इनवर्स परिभाषित ही नहीं होगा। सोचिए, देखिए, अगर मैं किसी पिछले लेक्चर की कोई भी एक मैपिंग बनाऊं आपके सामने, तो अगर उस मैपिंग की मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था कि समुच्चय A में अवयव है -1, -2, +1, +2 और 3, ठीक है। और समुच्चय B में अवयव हैं 1, 4, 6, 7, 9 और फलन परिभाषित है अक्ष स्क्वायर, मतलब f ऑफ x बराबर अक्ष स्क्वायर। तो यहां से अगर -1 रखते हो तो +1 मिलेगा, +1 रखने से भी +1 मिलेगा, -2 से 4, +2 से भी 4 और 3 से 9। अब आप बात करें कि B से इस साइड में फलन अगर है, क्या देखोगे, इस साइड में अगर आप फलन देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि अवयवी, अब ये प्रांत है, उल्टा देख रहे हैं अपन, और ये क्या है, सह प्रांत है। तो इसके लिए आप देखेंगे समुच्चय B के अवयव एक के दो संबंध आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए फलन में। यहां पर आप देखेंगे इसके दो संबंध आ गए। f के लिए ये बात सही है क्योंकि f में आप इधर से देखते हैं, लेकिन f इनवर्स को अगर मैं फलन बनाऊं
तो एफ इनवर्स में पहले मुझे बी को बनाना पड़ेगा 1 4 6 7 और 9, और फिर मैं ये बनाऊंगा -1 -2 +1 +2 3। तो एफ इनवर्स क्या कर रहा है, देखो 1 का संबंध -1 से भी बना रहा है और +1 से भी बना है, 4 का संबंध -2 से भी +2 से भी, और 9 का संबंध 3 से। ये दो अवयव ऐसे भी हो गए जिनका कोई संबंध नहीं बन रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो एफ इनवर्स है ये आपका फलन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। और अब मैं लिखने जा रहा हूं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित तभी होगा जब वो एकैकी आच्छादक हो। प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर लेंगे अपन, लेकिन प्रतिलोम फलन कब कहेंगे उसको, जब वो एकैकी आच्छादक हो। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए फटाफट। यदि f a से b, यदि f a से b एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है, फलन हो, तो इसका प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, और प्रतिलोम फलन को हम नाम देते हैं एफ इनवर्स, और उसका प्रांत हो जाता है बी और सह प्रांत हो जाता है ए, पलट जाते हैं मतलब। ठीक है, परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद में आप मैथमेटिकली लिख लीजिए क्या, एफ इनवर्स B2A। ठीक है, इसमें आएगा एफ इनवर्स B बराबर A यदि और केवल यदि एफ ऑफ A बराबर B। ठीक है, एक तो ये बात होगी, बात को समझो। एफ इनवर्स जो फलन होगा वो B से A में परिभाषित होगा। एफ ए बराबर बी हो तो एफ इनवर्स बी बराबर क्या होगा, ए होगा। मतलब अवयव पलट करके लिख देने। ऐसे ही देखो, अगर आप क्रमित युग्मों के समुच्चय की बात करें तो एफ इनवर्स बराबर जो क्रमित युग्म ए कोमा बी बनना चाहिए था यहां से, वो अब क्या बन जाएगा, बी कोमा ए। ठीक है, फॉर एवरी, या सीधा ये भी ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये मैथमेटिकली हमने ये बात लिखी, ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब अगर क्रमित युग्म ए बी फलन एफ में है तो बी ए किस में होगा, एफ इनवर्स में होगा। ए बी एफ में होने का मतलब क्या है कि फलन एफ के अंतर्गत ए का संबंध बी से है, तो एफ इनवर्स में बी ए है, इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स के अंतर्गत बी का संबंध ए से है। ये क्रमित युग्मों के रूप में हो गया। इस बात को आप अच्छे से समझ करके नोट कर लेंगे। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। ओके, अब अगर मैं मैपिंग बना के आपके सामने शो करूं तो देखो कैसे। मैपिंग में मैं ये ले लेता हूं कि ये एक ये आपका समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए का अवयव ए समुच्चय बी के अवयव ए जो है समुच्चय बी के अवयव बी से संबंधित है। ठीक है, तो ए से बी में कौन परिभाषित है, एफ। तो बी से ए में कौन परिभाषित होगा, एफ ए इनवर्स। ठीक है, ए का संबंध ध्यान दीजिएगा, ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध इधर उल्टा ए से। आप ए का संबंध बी से, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ ए बराबर बी, और बी का संबंध ए से, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, एफ इनवर्स बी बराबर ए। समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक और बात ये कह सकता हूं क्या मैं कि इस समुच्चय ए को आप क्या कहेंगे, समुच्चय ए जो है वो एफ का क्या है, प्रांत है, एफ का प्रांत या एफ इनवर्स का परिसर।
सोचो, परिसरी क्यों कह दिया मैंने, सहप्रांत क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे पता है कि एकाकी आच्छादक फलन है, इसलिए सहप्रांत परिसर बराबर ही होंगे। ऐसे बी क्या है, बी के बारे में आप लिख सकते हैं, ये एफ का तो है परिसर, एफ का तो परिसर है, लेकिन एफ इनवर्स का क्या है, प्रांत। ये लीजिए, फटाफट आप इस लैंग्वेज में डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकल होगी, और मैपिंग से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फटाफट नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म हेडिंग आप डालेंगे, और मैं फटाफट 2-3 लाइनें लिख देता हूं। सबसे पहला गुणधर्म क्या, एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। मतलब समझ गए कि एक फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया, किसी भी मेथड से किया तो एक रिजल्ट मिला, दूसरा कोई भी मेथड आपको बताया जाए उससे भी वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे साइन फलन है, उसका इनवर्स साइन इनवर्स ही होता है और दूसरा कोई नहीं होता, अद्वितीय होता है। ठीक है, अच्छा जी। ऐसे ही नंबर 2, यदि एफ ए टू बी, ये बहुत काम का पॉइंट, एफ ए टू बी एकाकी आच्छादक, अच्छा एकाकी आच्छादक फलन को अब एक नया नाम और दे रहा हूं मैं, व्युत्क्रमणीय फलन। जो फलन एकाकी आच्छादक होता है उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, और जिस फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन हो तो एफ कंपोजिट एफ इनवर्स बराबर आई बी, ठीक है, तथा एफ इनवर्स कंपोजिट एफ बराबर आई ए। ये बात समझाऊंगा अभी मैं, जहां आई ए और आई बी क्या है, आई ए और आई बी क्या है, तत्समक फलन है। अब आई ए का मतलब समुच्चय ए में परिभाषित तत्समक फलन, और आई बी का मतलब समुच्चय बी में परिभाषित तत्समक फलन। अब सुनो कैसे, इसकी मैं मैपिंग बना के आपके सामने शो कर देता हूं, बहुत आसानी से देखो। ये मैंने क्या किया, समुच्चय ए बनाया, ध्यान देना, यहां बनाया मैंने समुच्चय बी, ठीक है, फिर मैंने समुच्चय ए बनाया, सॉरी बी नाम दे देंगे बाद में, और एक और बना लेता हूं। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ठीक है, और ये समुच्चय ए है। चलो बाद में देखिए, समुच्चय ए से बी में कौन सा फलन परिभाषित है, समुच्चय ए से बी में कौन परिभाषित है, तो आप कहेंगे फलन एफ परिभाषित है। और यहां समुच्चय बी से बी में कौन परिभाषित है, बी से बी में, अगर आई की बात करनी है, सॉरी एक मिनट, इसको ए नाम देंगे। बी से ए में अगर फलन एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित हो, एफ इनवर्स कहां होगा, बी से ए में परिभाषित होगा, पूरा समझिएगा। एफ फलन ए से बी में परिभाषित है, एफ इनवर्स कहां होगा, बी से ए में परिभाषित होगा। एफ क्या कर रहा है, समुच्चय ए के अवयव ए का संबंध बी से बना रहा है, सीधा सा काम, ठीक है, समुच्चय ए के अवयव ए का संबंध समुच्चय बी के अवयव बी से बना रहा है। तो एफ इनवर्स क्या करेगा, सुनो, एफ इनवर्स क्या करेगा, समुच्चय बी के अवयव बी का संबंध समुच्चय ए के अवयव ए से बनाएगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि इस समुच्चय से इस समुच्चय में अगर डायरेक्ट देखा जाए, यहां से यहां डायरेक्ट, यहां से यहां डायरेक्ट, तो क्या नाम दोगे आप,
पहली बात तो ये बताओ नाम कैसे दिया जाएगा। यहां पर एफ है, यहां पर जी है, तो नाम दिया जाएगा एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, ऐसे दिया जाएगा एफ इनवर्स कंपोजिट एफ। कहां से कहां परिभाषित हुआ, ए से ए में परिभाषित हुआ। पूरी बात समझो, एफ इनवर्स कंपोजिट एफ कहां से कहां परिभाषित हुआ, ए से। साथ ही साथ आप यह भी कहो कि एफ इनवर्स कंपोजिट एफ जो है वो अवयव ए का संबंध किससे बना रहा है, ए से बना रहा है। सोच के देखो। और ऐसा कौन से फलन में होता है कि जो इनपुट लेते हैं वो आउटपुट ही आ जाता है, तो ऐसा किस में होता है, केवल तत्समक फलनों में होता है। तो एफ इनवर्स कंपोजिट एफ बराबर आई बन गया, क्या आई ए। ठीक है, तो ये तो हो गया एफ इनवर्स कंपोजिट एफ। ऐसे ही अब सुनो, इस समुच्चय को मैं बी नाम दे देता हूं और इसमें अवयव ए बी है। वापस देखो, ए से बी में कौन सा फलन परिभाषित है, एफ। अच्छा, समुच्चय ए के अवयव ए का संबंध किससे होगा, बी से। अब अगर यहां से यहां बात की जाए तो आप देखो ध्यान से, इन आगे वाले तीनों में ध्यान से देखिए, तो क्या नाम दिया जाएगा, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स। सेकंड पॉइंट, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स कहां से कहां परिभाषित हुआ, बी से बी में, बी से बी में। और साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि एफ कंपोजिट एफ इनवर्स क्या काम कर रहा है, समुच्चय बी के अवयव बी का संबंध बी से बना रहा है। और ऐसा कब होता है, बी का संबंध बी से, तत्समक अवयव में एफ कंपोजिट एफ इनवर्स बराबर आई बी। पूरी बात समझो, सीधा सीधा काम पता क्या हुआ ये, कि एक फलन और उसके व्युत्क्रम का संयुक्त फलन सदैव एक तत्समक फलन होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, याद करो, दो एक संख्या है और 1/2 इसका गुणन प्रतिलोम होता है, और इनको गुणा करने पर क्या मिलता है, एक, ये गुणन तत्समक मिलता है। हाँ या नहीं। ऐसे ही दो एक संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम कौन होता है, -2, रिजल्ट क्या मिलता है, 0, जो कि योज्य तत्समक है। तो यही बात यहां कह रहा हूं, क्या f का प्रतिलोम f इनवर्स है, संयुक्त किया तत्समक मिल गया। तत्समक आई से लिखते हैं अपन, दैट्स ऑल। फलनों में तत्समक आई होता है, संख्याओं में गुणा में 1 होता है, जो जोड़ते समय तत्समक 0 होता है। तत्समक वो चीज, वो संख्या या वो पद जिसका किसी भी संक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक ऐसी संख्या जिसका गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 0 योग पर कोई प्रभाव। ऐसे फलन में भी बात की थी अपन, याद करो, एफ कंपोजिट आई बराबर एफ ही होता है। एफ कंपोजिट आई बराबर क्या था, एफ ही था। तो इसका मतलब आई क्या था, तत्समक। ओके, चलिए नोट करेंगे फटाफट। और एक बात, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट और लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट है एकैकी आच्छादक फलन का, एकैकी, हालांकि बहुत ही साधारण सी बात है, एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एकैकी आच्छादक होता है। इसमें तो मुझे समझ आने की जरूरत ही नहीं है। प्रतिलोम फलन भी एकैकी आच्छादक होता है। एकैकी आच्छादक होता है। भाई इस साइड का एक अवयव 1 से मिल रहा है, तो इस साइड से भी देखेंगे 1 से 1 मिल रहा है। इस साइड में सारे के सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो इधर भी सारे के सारे अवयव प्राप्त होते हैं। उसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट देखो, यदि F और G दो फलन है अपने पास में ना, F और G दो ऐसे एकैकी आच्छादक फलन है ऐसे एकैकी आच्छादक फलन है कि
जी कंपोजिट एफ परिभाषित है। और ऐसा कब परिभाषित होगा? जी कंपोजिट एफ कब परिभाषित होगा? जब एफ का परिसर और जी का प्रांत क्या हो? उपसमुच्चय आ जाए। ऐसे तो था, याद करें। मतलब ऐसे ए से बी में एफ परिभाषित है, एफ ए से बी में, और बी से सी में जी परिभाषित है। तो ये जो है ये एफ का तो हो गया सह प्रांत और जी का हो गया प्रांत, ठीक है। ये बीच वाला कॉमन आ जाए तो जी कंपोजिट एफ परिभाषित हो तो जी कंपोजिट एफ परिभाषित हो तो जी कंपोजिट एफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अवश्य विद्यमान होगा। मतलब समझिए कि कैसे होगा। जी कंपोजिट एफ ए से सी में परिभाषित है तो इसका कंपोजिट फलन कहां से होगा? सी से ए में परिभाषित, ठीक है। और ये जो चीज है इसका जो रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है? बहुत ही काम का रिजल्ट कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स जो है वो क्या प्राप्त होगा आपको? एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स प्राप्त होगा। ये लीजिए, अगर आपको इसे समझना है शॉर्ट में तो सोचो, देखिए एफ एक फलन है, ए से बी में परिभाषित है, समझिए पूरी बात। बी से सी में परिभाषित है जी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जी कंपोजिट एफ कहां से कहां परिभाषित होगा? तो आप कहेंगे ए से सी में, ए से सी में। अच्छा, जी कंपोजिट एफ का इनवर्स कहां परिभाषित होगा? तो आप कहेंगे सी से ए में। भाई पलट जाएगा, ए से सी की बजाय क्या हो जाएगा? सी से ए में। अब आ जाओ इंडिविजुअल। अगर एफ इनवर्स की बात करें तो एफ इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा? तो आप कहेंगे बी से ए में। एफ इनवर्स कहां परिभाषित होगा? बी से ए में। और जी इनवर्स कहां परिभाषित होगा? सी से बी में। तो मैं सी इधर लिखूंगा, सी से बी। समझो, एफ इनवर्स कहां परिभाषित होगा? बी से ए में, और जी इनवर्स सी से बी में, तो सी से बी। अब इनका सीक्वेंस बना है, और अब अगर आप इनका प्रतिलोम फलन लेते हैं तो वो कहां से कहां परिभाषित होगा? सी से ए में। और नाम क्या दिया जाएगा? एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स सी से ए में। तो सी से ए में पहले कौन आया? जी कंपोजिट एफ इनवर्स, और अब कौन आया? एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। मतलब दो संयुक्त फलनों के ऊपर अगर इनवर्स लगा है तो इन पर अलग अलग इनवर्स लगाओ, लेकिन उनका क्रम बदल जाएगा। ये बहुत काम का पॉइंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम 2020 यानी इसी साल राजस्थान बोर्ड में ये लाइन ऐसी कैसी लिखी हुई थी, यदि एफ और जी दो ऐसे एक आच्छादक फलन है कि जी कंपोजिट एफ परिभाषित है, तब जी कंपोजिट एफ का इनवर्स भी विद्यमान होगा। ये बात लिख दी। अब लिखा अगले ने, सिद्ध कीजिए कि जी कंपोजिट एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। 2 नंबर के लिए ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आरपीएससी में। अब सबसे पहली बात तो यही बता देता हूं, कई स्टूडेंट्स को ये सिखाई जाती है भाई ये क्या आच्छादक क्रिया, क्या आप किताब खोल के देखते हो? किताब खोल के देखते हो तो आपको चैप्टर की शुरुआत पता कहां से मिलती है? चैप्टर की शुरुआत मिलती है संयुक्त फलन से। एक की आच्छादक अंतरक्षेपी बहुएकी, इनका पूरा जिक्र जो है वो आपको 9th क्लास में, एनसीईआरटी में तो फिर भी 12th में भी है। अब स्टूडेंट क्या करता है, उन चीजों को पढ़ता नहीं है, 11th का पढ़ा हुआ उसको याद नहीं रहता है, 12th में जब पढ़ाते हैं तो इसको ये शिकायत रहती है कि अपने को फालतू में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और फिर मान के इस चीज को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, चलो छोड़ो ना, बच्चा ही नहीं चाह रहा तो हम भी नहीं पढ़ाए। लेकिन जरूरी तब हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आया एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन ने कई सारे कंसेप्ट जो 11th में होते हैं या जो कहीं नहीं होते उनको भी बताने के लिए मजबूर कर देता है।
इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे बड़ी बात, एफ और जी दिए हुए भी नहीं थे यहां पर। अब एफ और जी नहीं दिए हुए हैं, तब आप क्या करो, तो इसके दो तरीके हैं। या तो एक प्रमेय है वो बड़ी सी, उसको करवाऊं, जो आपकी बुक में भी दे रखी है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखूंगा मैं, उसके समझ आने के चांसेस कम होते हैं। या फिर ऐसी स्थिति जब आती है ना इस प्रमेय, तो हम किसी एक उदाहरण दे करके, मतलब अपन अपनी मर्जी से एक फलन मान लिया, माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स बराबर 4x या 3x, कुछ भी मान लिया। और अब हम पहले तो दोनों का क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे, जी कंपोजिट एफ करेंगे, फिर उस कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स ज्ञात करेंगे, फिर अलग अलग एफ का और जी का अलग अलग इनवर्स ज्ञात करेंगे, और फिर उनको आपस में कंपोजिट करेंगे, और फिर देखेंगे कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स करने से और एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स करने से सेम रिजल्ट आया। मैं आगे एक क्वेश्चन शामिल करूंगा इसके अंदर, तब मैं इसको सिद्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जी, अभी आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें सिद्ध करवा दूंगा। अब सुनो और बात, यदि 3 फलन हो जाएं तो जैसे ऐसे आ जाए एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ, इनका इनवर्स, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो एफ पर इनवर्स लगाएंगे, फिर कंपोजिट, फिर जी पर लगाएंगे, और फिर कंपोजिट एच पर। ये 4 हो जाएं तो भी ऐसा ही, 5 हो जाएं तो भी यही, हालांकि इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाता है। ओके, तो ये मैं हटा रहा हूं 3 वाला ही, 3 भी नहीं पूछी जाएगी। तो पहले तो ये यहां पर आकर के कंपोजिट फलन है, ये सॉरी इनवर्स फंक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको समझना है, एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ ना छोटा सा, छोटे छोटे 2 एग्जांपल लेकर के आपके सामने शो कर दूं अगर बात, तो शायद आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने कि f एक फलन है समुच्चय ए बी सी डी, पूरी बात समझना, सी डी से पी क्यू आर एस। ऐसे अगर आपको 2 समुच्चय दे करके, और ये भी दिया हुआ है आपको क्या, एफ ऑफ ए बराबर आर, एफ ऑफ ए बराबर आर, एफ ऑफ बी बराबर पी, और एफ ऑफ सी बराबर क्यू, और एफ ऑफ डी बराबर एस। एक की आच्छादक फलन है, आप देख लेना चाहिए। यहां से आप फलन एफ के क्रमिक युग्म बढ़ा सकते हो। देखो कैसे, ए का संबंध आर से हो गया, बी का संबंध पी से हो गया, सी का संबंध क्यू से हो गया, और डी का संबंध एस से हो गया। ध्यान दीजिए, यहां समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रथम घटक की जगह पर आ रहा है, और द्वितीय अवयव द्वितीय घटक की जगह पर आ रहा है, बी का प्रत्येक अवयव द्वितीय घटक की जगह पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो फलन है वो आच्छादक है, कहीं भी रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो ये एकाकी भी है। अब इसका अगर इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप सीधा सा काम यही करेंगे, क्या, आर कोमा ए बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, पी कोमा बी, और इसको क्या बना देंगे, क्यू कोमा सी, और इसको क्या बना देंगे, एस कोमा डी। बस बात खत्म। अगर वैसे लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, एफ इनवर्स आर, इससे अगर आगे लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, एफ इनवर्स में क्या हुआ, आर का संबंध ए से हो गया, एफ इनवर्स में पी का संबंध किससे हो गया, बी से हो गया, एफ इनवर्स में क्यू का संबंध किससे हो गया, सी से हो गया, एफ इनवर्स में डी का संबंध सॉरी एस का संबंध किससे हो गया, डी से हो गया। या मैपिंग बना के दिखा देना, ठीक है। एक तो इस टाइप से। एक दूसरा एग्जांपल जो है वो है मेरे पास में, एफ एक फलन है आर से आर में, आर से आर में, और एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 2x + 7। अब देखो इसका इनवर्स फलन कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस का हम सामना करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। क्या है सिचुएशन, f एक फलन है r से r में, f एक फलन है r से r में, और हम लिखते आए हैं आज तक y बराबर f ऑफ x, लिखते आए हैं y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x कितना दे रखा है, 2x + 7। मतलब इस फलन में x का मान हम रखेंगे वास्तविक संख्या से, और हमें y का मान मिलेगा। अब अगर मैं इसके इनवर्स फलन की बात करूं, f इनवर्स कहां से कहां होगा, r से r। क्यों, क्योंकि इसमें समुच्चय a भी r है, समुच्चय b भी r है। इधर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। r से फलन परिभाषित है, तो इसको पलटने पर भी r ही हुआ, ठीक है। f इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो यहां से ध्यान देना, f इनवर्स, लेकिन इस बार इनपुट कौन होगा, y होगा।
प्रतिलोम फलन में इनपुट कौन होगा, y, और आउटपुट कौन होगा, अक्ष। तो देखो मैंने यहां से ये चीज लिख दी। अब ये जो अक्ष है इसका मान देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। इस अक्ष का मान यहां से पहले और तीसरे पद को ध्यान से देखो, पहला और तीसरा पद लिखा हुआ y बराबर 2x प्लस 7, 7 को इधर लाए तो y माइनस 7 बराबर 2x, 2 को यहां से हटाया, ये आ गया। मतलब ये कितना हो गया, अक्ष बराबर y माइनस 7 बटा 2। चेक करके देखो, देखें पहले फलन में अक्ष की जगह पर से अपनी मर्जी से 2 रख दिया, मान लो मैंने, f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, 2 गुणा 2 4 प्लस 7 11। याद रखें 2 रखने पर हमें क्या मिला, 11 मिला। अब दूसरे फलन में आओ, y की जगह पर मान रखो 11 और देखो, देखिए 11 माइनस 7 4, 4 बटा 2 2, मतलब 11 रखने पर क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब ये प्रतिलोम फलन है। 2 इनपुट के लिए 11 आउटपुट, तो 11 इनपुट के लिए 2 आउटपुट, ये प्रतिलोम फलन है। ठीक है, और इस प्रतिलोम फलन को अब आप ऐसे न लिख करके, हमारी प्रचलन चला रहता है कि अक्ष के पदों में लिखें, तो इस y की जगह पर अक्ष लिख दो, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, अक्ष माइनस 7 बटा 2। प्रचलन में ये है, हम वेरिएबल में अक्ष ही रखते हैं, y लेके नहीं आते। समझाने के लिए जरूर ये काम में ले लिया मैंने, बाकी अपने को अक्ष ही लेना होता है। ओके, अब चलो जी, एक एक 2-2 मिनट के 2-3 क्वेश्चन है जो मैं करवा देता हूं आपको, आप इन सबको नोट कर लेना। ये उदाहरण अलग बात थी, क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन लिखा हुआ f r से r f x बराबर 2x प्लस 5 हो तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। फटाफट अभी यह उदाहरण किया है तो इससे अपन डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। क्या, f एक फलन है r से r में, ठीक है, f x बराबर 2x प्लस 5, ठीक है। अब आप इसको किसके बराबर बोल देते हो, y के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आकर के आप अगली स्टेप बहुत आसानी से, इतनी आसानी से आप लिखेंगे, देखो कैसे, f इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, ये भी r से r में। अब पहले तो यहां देखो, इसको और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा f इनवर्स y बराबर x मिलेगा। अरे हाँ या नहीं, f इनवर्स, f को उधर भेज दो तो f इनवर्स y बराबर x। अब आप इन दोनों से लो, अक्ष का मान कैसे आएगा, देखो अक्ष का मान कैसे आएगा, 5 उधर जाएगा तो y माइनस 5 और बटे में आ जाएगा 2। फाइनली आपको आंसर क्या लिखना है, f इनवर्स अक्ष बराबर अक्ष माइनस 5 बटा 2। दैट्स ऑल, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। चेक कर सकते हैं, अक्ष की जगह पर कोई भी एक मान रख के देखो, f की जगह पर मैंने 4 रख के देखा तो वह 2 गुणा 4 प्लस 5 मतलब 13 मिला मुझे। और अब मैं f इनवर्स में 13 रखूंगा, मतलब 4 रखने पर 13 मिला, अब मैं 13 रख के देख रहा हूं, देखो 13 माइनस 5 बटा 2, 13 माइनस 5 8 बटा 2 4, 13 रखने से 4 मिल गया, मतलब हमारा काम हो गया। देखो ये इनवर्स फंक्शन है, समझ रहे हैं बात को, मतलब आप ये कह रहे हैं f ऑफ 4 बराबर 13 तो f इनवर्स 13 बराबर 4, यही तो बात समझनी थी अपने को। f ऑफ a बराबर b तो f इनवर्स b बराबर a, यही तो प्रतिलोम फलन होता है। हाँ ध्यान रखें, एककी आच्छादक है कि नहीं है, बिल्कुल है। रेखीय पद जो आते हैं वो एककी आच्छादक ही होंगे, अक्ष के 2 ऐसे मान नहीं हो सकते जो इसके लिए सेम रिजल्ट मिल दे दे, ऐसा नहीं होगा, रेखीय पद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है, नहीं अगला क्वेश्चन तो वैसा ही है, सिंपल। ये अगला क्वेश्चन तो जैसे कल किए थे उस टाइप का है, इस बार प्रतिलोम फलन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रतिलोम अवयव। ऐसे पूछा जाता है, इसका मतलब है प्रतिलोम अवयव पूछा गया। तो कैसे करेंगे अपन, f एक फलन है, f एक फलन है r से r में, और fx बराबर आपको दे रखा है x क्यूब माइनस 3, ठीक है। यहां से f इनवर्स 13 की बात करें तो देखो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, माना कल जैसे क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, f इनवर्स 13 बराबर x है, तब f ऑफ x बराबर 13, और f ऑफ x बराबर 13 का मतलब ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 13, तो ये हो गया आपके पास में x स्क्वायर बराबर 16,
और 16 को मैंने लिख दिया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी x बराबर प्लस माइनस 4। यहां से दो रिजल्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस 4 यानी f इनवर्स जो आपका 13 था उसका मान एक तो मिल गया प्लस का 4 और एक माइनस 4। ये फलन नहीं हो सकता, अभी देख पा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल रहे हैं, लेकिन अवयव पूछे तो दोनों रिजल्ट लिखेंगे आप। हाँ, ऐसे पूछता है इस प्रश्न में कि क्या फलन f इनवर्स विद्यमान है या f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स परिभाषित है, तो पहले f इनवर्स की गणना करते पूरी, फिर f इनवर्स ज्ञात करते, फिर 13 पुट करते। ऐसा नहीं पूछा इसने, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से पूछा है। हाँ जी, आगे f इनवर्स माइनस 8 के लिए हमने मान लिया माइना f इनवर्स माइनस 8 बराबर x, दिस इंप्लाइज f x बराबर माइनस 8। ये तो बहुत आसान सा काम है। x स्क्वायर माइनस 3 बराबर माइनस 8, ये हो गया x स्क्वायर बराबर माइनस 5। समझ गए? तो इसका मतलब x बराबर हो गया, आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 5, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब f इनवर्स में माइनस 8 के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। ये तो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। फटाफट छापो इसको। नेक्स्ट, अगली स्लाइड देखो। यदि f r से r f ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 3, इस बार क्यूब है, तो इस फलन के लिए क्या करेंगे? पहले सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। मैंने क्या कहा? व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब एकैकी आच्छादक। तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूं एकैकी आच्छादक वाला। आपको सबसे पहला पॉइंट बनाना है और इस फलन को एकैकी सत्यापित करना है। उम्मीद है आप बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। एकैकी फलन के लिए गणना करनी है। और दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? आच्छादक फलन की गणना करनी है। कैसे करते हैं, याद आ रहा है? एकैकी के लिए हमने खूब सारे क्वेश्चन किए हैं। माना x1 x2 इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। फिर वहां से गणना करके लास्ट में आप देखेंगे x1 बराबर x2 आ जाएगा। ऐसे ही आच्छादक के लिए इस फलन का क्या ज्ञात करेंगे? इस फलन का परिसर ज्ञात करेंगे, जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही आ जाना चाहिए। परिसर के लिए मैं फटाफट कैलकुलेशन बता देता हूं। देखो आपको परिसर के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले y बराबर f ऑफ x लिखते हैं, या ज्यादा बेहतर ऐसे रहेगा। सुनो, आपको परिसर में ऐसा कह रखा है क्या? देखिए क्या कि x एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि प्रांत तो वास्तविक संख्या ही होता है। दे रखा है यहां पर x एक वास्तविक संख्या है। किसी भी वास्तविक संख्या का क्यूब करने पर वो वास्तविक ही आएगी। स्क्वायर करने पर तो वो क्या होता है? धनात्मक संख्या आ जाती है। लेकिन क्यूब करने पर धनात्मक भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है। अच्छा, किसी वास्तविक संख्या में से 3 घटाने पर भी वो वास्तविक ही आएगी। अब ये क्या बन गया? f ऑफ x बन गया। तो f ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तब आप जाकर के क्या लिखेंगे? f ब्रैकेट में प्रांत लिख देंगे बराबर r हो गया, और यही सह प्रांत है। प्रांत बराबर सह प्रांत, इसका मतलब यह आच्छादक फलन हो गया। दैट्स ऑल। उम्मीद है ये बात आप समझ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने। अब जैसे ही मैंने इसको एकैकी आच्छादक सिद्ध कर दिया, मैं आसानी से कह सकता हूं कि यह फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन। अब नंबर 3 पर गणना करेंगे अपन किसकी? प्रतिलोम फलन की। आगे पूछा है, देखो इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। एक फलन को व्युत्क्रमणीय सत्यापित करने का मतलब उसे एकैकी आच्छादक सिद्ध कर दिया। अब देखिए f एक फलन है, r से r में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर है x क्यूब माइनस 3, इसके बराबर में y मान लेते हैं। तो इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स r से r में परिभाषित होगा, क्योंकि पलट देंगे। अब देखो f इनवर्स क्या आएगा? f इनवर्स y आएगा। कैसे? इन दोनों, इनसे y बराबर x आएगा, और x का मान यहां से गणना करेंगे। कैसे होगा? देखो x का मान सबसे पहले -3 को उधर भेजा, +3 हो गया, y +3, ठीक है। और फिर इधर घात 3, और घात 3 हटेगी तो उधर क्या आ जाएगा? 1/3। अब मैं लिखूंगा कैसे इसको? f इनवर्स x बराबर x + 3 और पावर 1/3। ये आपका इनवर्स फलन हो गया। बहुत आसान सा काम है, कोई नया काम कर ही नहीं रहे अपन, समझे? x का जो मान देखो, y बराबर x के पद होते हैं तो फलन, और x बराबर y के पद हो तो प्रतिलोम फलन। फिर लास्ट में उन पदों को भी x के पदों में ही लिख देना है। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर जैसे x की जगह पर मैं 2 पुट करूं तो 2 की घात 3, x की जगह पर 2 की घात 3, 8 में से 3 घटा, 8 में से 3 घटा 5, मतलब 2 रखने पर 5 मिला। इसमें आ जाओ, 5 रखो, 5 + 3 8, 8 का घनमूल
5 रखने पर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये आपका प्रतिलोम। और अब एक क्वेश्चन 2-3 मिनट में हम कर सकते हैं। ये देखिएगा, f एक फलन है r से r में, f ऑफ x बराबर 3x प्लस 2, g ऑफ x बराबर 4x। तो सिद्ध कीजिए कि, जैसा मैंने कहा था, इस बात को हमें सिद्ध करना है। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या? सबसे पहले तो फटाफट पॉइंट बनाओ। f(x) दे रखा है 3x प्लस 2। आप सोचो इसके बराबर में y आएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा f इनवर्स y बराबर x, हाँ या नहीं? और x का मान मैं यहां से गणना कर दूंगा। क्या होगा बताओ? x बराबर हो जाएगा y माइनस 2 और बटे में 3। समझे या नहीं? और जैसे ये किया, अब मुझे बताइए f इनवर्स x बराबर कितना हो गया? x माइनस 2 बटा 3। ये काम के पॉइंट हैं, इनको आप करते चलो। नंबर 2, आपका फलन है gx। कितना दे रखा है? gx बराबर 4x दे रखा है, सिंपल सा। इसके बराबर में y मान लिया। अब यहां से देखना, g इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? x। और x बराबर क्या आएगा? यहां से देखो, x बराबर आ जाएगा y बटा 4, y बटा 4। तो आपने ये कहा कि g इनवर्स x बराबर आ गया x बटा 4, g इनवर्स y बराबर y बटा 4, तो g इनवर्स x बराबर x बटा 4। नंबर 3, इनका क्या कर रहा हूं मैं? संयुक्त फलन ले रहा हूं। इधर ध्यान दो, इनका संयुक्त फलन f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स। इसके लिए x का मान ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा f इनवर्स, और फिर ऐसे तो करते हैं, ये फलन है f और g, तो ये हो गया f इनवर्स g इनवर्स x। अब हो गया f इनवर्स g इनवर्स x, g इनवर्स x है x बटा 4, g इनवर्स क्या है? x बटा 4। अब जाओ f इनवर्स पर, f इनवर्स पर जाओ और x की जगह पर क्या रख दो? x बटा 4। तो ये क्या हो जाएगा? x बटा 4 माइनस 2 बटा 3। तो ये हो गया अपने पास में x माइनस 8 बटा 12। ध्यान से देखें इसको कैसे आया होगा। अब मैं नंबर 4 की गणना कर रहा हूं। क्या? g कंपोजिट f ज्ञात कर रहा हूं। सोचो सोचो, इसकी RHS साइड मिल गई क्या? ये RHS साइड यही तो है, f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स। RHS साइड आ गई। अब आते हैं अपन g कंपोजिट f पर। पहले g कंपोजिट f के लिए x ज्ञात करो, तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x मतलब फलन g पर जाओ और f ऑफ x क्या दे रखा था आपको? 3x प्लस 2। ठीक है। अब फलन g पर जाओ और x की जगह पर 3x प्लस 2 रख दो, तो फलन g था 4x, तो x की जगह पर 3x प्लस 2 रखने पर ये हो गया 4 और इनटू में 3x प्लस 2। ये कौन आ गया? g कंपोजिट f(x). अब मैं बात करने जा रहा हूं g कंपोजिट f के इनवर्स की। g कंपोजिट f के इनवर्स के लिए बात करूंगा अगर, तो g कंपोजिट f(x) अगर ये है, सुनिएगा ध्यान से, g कंपोजिट f(x) बराबर आपके पास में है कितना? 4 गुणा में 3x प्लस 2। ऐसा ही है। अब सुनो, बराबर में क्या मान लिया मैंने? y। अच्छा, इसको भी मैं एक काम करता हूं, सोल्व करके लिखता हूं। ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 8 और बराबर में y। इनवर्स ऐसे ज्ञात करते हैं इसमें। अब बताइए यहां से इन दोनों से क्या आएगा? g कंपोजिट f इनवर्स y बराबर आ जाएगा x। g कंपोजिट f को उधर भेज दिया, बराबर x। अब x की गणना यहां से करनी है। कैसे होगी बताओ? x बराबर y माइनस 8, ये प्लस का 8 उधर गया, और बटे में 12। तो अब बताइए g कंपोजिट f इनवर्स x बराबर कितना आया? x माइनस 8 बटा 12, और यही आपकी LHS साइड है। हो गए सत्यापन। बहुत आसान सा है। वीडियो को थोड़ा सा तसल्ली से देखें, थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, आप तसल्ली से देखेंगे, हर बात आपको समझ में आएगी। कंसेप्ट बहुत कॉमन सा है और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।